आइए, हेडिंग क्या है? कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। सबसे पहली सिंपल बात, आयुष ध्यान दे। सिटीजन मतलब क्या? इंसान होना चाहिए। इंडियन सिटीजन सुना है? हम देश के नागरिक है ना, सिटीजन है। तो सिटीजन होने के लिए क्या होना चाहिए? इंसान होना चाहिए। तो क्या कंपनी सिटीजन बन सकती है क्या? क्योंकि कंपनी तो ह्यूमन बींग है ही नहीं ना। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल बॉडी। तो एक्चुअल में एक सिटीजन एक्ट सुना होगा तुमने, बीच में अभी बहुत सिटीजनशिप एक्ट सुना होगा, ठीक है। बीच में भी बहुत नाटक हुआ था, मोदी जी ने कुछ अमेंडमेंट्स करे थे, तो फिर सबने हल्ला मचाना चालू कर दिया था। तो एक सिटीजनशिप एक्ट है जो कि साफ साफ बोलता है कि सिटीजन वही होगा जो ह्यूमन बींग होगा। तो अब मुझे बताओ, क्या कंपनी एक ह्यूमन बींग है क्या? नहीं, वो एक आर्टिफिशियल बॉडी है, एक सेपरेट आइडेंटिटी है। तो कंपनी कभी भी सिटीजन नहीं बन सकती। तो ये है कोर, ये है समरी, बाकी सब घिसी पिटी बातें। आ जाओ, कंपनी एक लीगल पर्सन है, सिटीजन नहीं है एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी डेफिनेशन देता है और सिटीजनशिप एक्ट भी डेफिनेशन देता है। किसकी? सिटीजन की। तो उसमें कहीं भी कंपनी को कवर नहीं किया गया, ठीक है। सिटीजनशिप इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल। जहां कहीं भी इंडिविजुअल वर्ड आएगा, मतलब किसी बात करें, इंसान की बात करें, ह्यूमन बींग की बात करें, ठीक है। तो सिटीजनशिप किसको अवेलेबल है? इंडिविजुअल को। ये इंडिविजुअल कौन होता है? नेशनल पर्सन, नॉट ज्यूरिस्टिक पर्सन। ज्यूरिस्टिक कौन है? कंपनी। ज्यूरिस्टिक मतलब लॉ के सामने, जज के सामने एक आर्टिफिशियल बॉडी होना। क्लैरिटी है? चलिए, एक लैंडमार्क केस है। 3 केसेस आपको दिखेंगे। पहला केस क्या दिख रहा है बच्चा? स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। दूसरा क्या लिखा है? आरसी कॉपर। इन दोनों केसेस का अगर मैं कंक्लूजन बोलूं तो सीधा शॉर्टकट कंक्लूजन में आएंगे, ठीक है। लैंडमार्क केस है, नाम याद रखना। पहला केस का नाम क्या है? स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। कंपनी क्योंकि एक लीगल पर्सन है, इसका कंक्लूजन क्या है? कि वो सिटीजन नहीं है। आपका टॉपिक क्या चल रहा है? कि भैया कंपनी सिटीजन नहीं है। तो जितने भी केसेस होंगे उनका कंक्लूजन क्या होगा? सिटीजन नहीं है। बस आपको केस का नाम याद रखना है। नाम क्या है? स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस क्या है? कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आरसी कॉपर, इसको फिर भी रीड करना है। इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर सिटीजन। हम कह रहे हैं कंपनी है, कंपनी के सारे मेंबर्स क्या है? सिटीजन। तो क्या कंपनी को भी सिटीजन बोल देंगे? नहीं। ये तो ऐसे ही है ना, सारे के सारे इंसान मैरिड है, तो क्या कंपनी भी मैरिड हो जाएगी क्या? नहीं। तो इफ ऑल द मेंबर्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, स्टिल द कंपनीज कैन नॉट कंसिडर सिटीजन, बिकॉज इवन इफ ऑल द मेंबर्स आर मैरिड, द कंपनी कैन नॉट बी कंसिडर एज मैरिड। तो आरसी कॉपर का कंक्लूजन ये है कि सारे मेंबर भी अगर सिटीजन हो जाए तो भी हम कंपनी को सिटीजन नहीं बोलेंगे। दोनों नाम याद रहेंगे। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का कंक्लूजन क्या है? कि कंपनी सिटीजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी मना करता है और सिटीजनशिप एक्ट भी मना करता है। आरसी कॉपर का कंक्लूजन क्या है? कि सारे मेंबर ही इंडियन क्यों ना हो, सिटीजन क्यों ना हो, लेकिन कंपनी नहीं कहलाई। बस खत्म, टॉपिक ओवर, ठीक है। तो ये बस मैंने मार्क कर रखा है, यही सारी घिसी पिटी, बस मैंने कंक्लूजन आपको लिख दिया। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखी है देखो, कंपनी की नेशनैलिटी है, कंपनी का रेसिडेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक इंसान हूं, मैं इंडियन सिटीजन हूं, क्या मेरी नेशनैलिटी इंडियन है? हाँ। रेसिडेंस मतलब रिसाइड करना, रिसाइड करना मतलब रहना। मैं कहाँ रहती हूँ? इंडिया में रहती हूँ। तो इन्होंने कहा क्या कंपनी की नेशनैलिटी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है तो वो किस नेशन को बिलोंग करता है? इंडिया को। अगर कोई कंपनी अमेरिका के एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड है तो किस नेशन को बिलोंग करता है? अमेरिकन कंपनी। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या कंपनी की नेशनैलिटी होती है? हाँ, होती है। अब आते हैं रेसिडेंस। इंसान की बात करूं, मैं यहाँ रहती हूँ तो रेसिडेंस कहलाऊंगी। अब हमारी जो इंडियन कंपनी है कहाँ रजिस्टर्ड है? इंडिया में। हम कह रहे हैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, हम कह रहे हैं एमपी में रजिस्टर्ड है, यूपी में रजिस्टर्ड है, कलकत्ता में रजिस्टर्ड है, इंडिया में ही है ना। कहाँ रिसाइड कर रही है? रिसाइड कहाँ कर रही है? कोई एक जगह है, लोकेशन है, एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस है। आप आरओसी के पास अपना एक रजिस्टर्ड एड्रेस भेज दो जहां आपकी बिल्डिंग होती है, जहां पे आपकी वर्किंग चलती है, दैट वाज रजिस्टर्ड ऑफिस। क्लियर है? तो जहां भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, जहां भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो हम मानेंगे ना कि आपका रेसिडेंस है वहां। तो इंडिया का रेसिडेंस होगा अगर रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया का होगा। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ का होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं वोडाफोन की बात करूँ, आईफोन की बात करूँ, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या इंडिया में है क्या? नहीं, अपनी अपनी कंट्री में। तो क्या वो रेसिडेंस कहलाएंगे क्या? नहीं। तो कंपनी की सिटीजनशिप नहीं होती है, लेकिन कंपनी की नेशनैलिटी होती है और रेसिडेंस होता है। क्लैरिटी है? रेसिडेंस कैसे पता चलेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस से। नेशनैलिटी कैसे पता चलेगा? किस कंट्री के एक्ट्स को वो बिलोंग करती है, ठीक है। चलो, तो एक केस दे रखा है, चलिए बेनेट का एक केस है, इस केस का कंक्लूजन समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि भैया कंपनी क्या नहीं है? सिटीजन नहीं है।
बट राइट है सिटीजनशिप के अवेलेबल है किसको, कंपनी को, इनडायरेक्टली थ्रू इट्स मेंबर। याद करो सीएससीटी में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था। हमने जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था तो कुछ राइट्स कंपनी के पास भी थे। हम पढ़ते हैं ना कि भैया ये राइट्स पर्सन के पास है, तो व्हाट डू मीन बाय पर्सन, जहां कहीं भी पर्सन आए दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, इंडिविजुअल की भी बात कर रहा है और कंपनी की भी बात कर रहा है। मतलब पर्सन की डेफिनेशन में इंसान भी आता है और आर्टिफिशियल बॉडी भी आती है। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर बहुत सारे राइट्स किसको दिए गए हैं, कंपनी को भी दिए गए। तो इन्होंने यहाँ पे बस यही बोला क्या, बेनेंट का केस क्या है, कंपनी सिटीजन नहीं है, कंपनी सिटीजन नहीं है, लेकिन कुछ सिटीजनशिप के राइट्स अवेलेबल है, कैसे, थ्रू इट्स मेंबर। क्लियर है। तो सिटीजनशिप का ही एक्चुअल में ये केस है। तो आपको कितने केस याद रखने हैं, 3। स्ट्रेट ट्रेडिंग का कंक्लूजन क्या है, कंपनी सिटीजन नहीं होती है। आरसी कॉपर का कंक्लूजन क्या है, सारे सारे मेंबर हैं सिटीजन, लेकिन कंपनी सिटीजन इससे नहीं बनती। बेनेंट का केस क्या बोलता है कि कंपनी सिटीजन तो नहीं है, लेकिन मेंबर के थ्रू उनको राइट्स तो मिलते हैं। ये 3 सिटीजनशिप के केस है। ठीक, चलिए रेसिडेंस में आते हैं। कंपनी हैज नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस, क्या बोलता है, कंपनी नॉट सिटीजन लेकिन नेशनैलिटी है, डोमिसाइल और रेसिडेंस एक ही बात है। डोमिसाइल भी क्या होता है, निवासी होते हैं। ठीक है, चलिए एक गैस्को का पूरा केस है जिसमें क्या बोल दिया, कंपनी हैव डोमिसाइल, डोमिसाइल इज रजिस्ट्रेशन, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, एमपी में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में, गुजरात में है। तो ये रजिस्ट्रेशन की एक जगह होती है ना, हर जगह का रजिस्ट्रेशन कंपनी के रजिस्टर ऑफिस से डिसाइड होता है, आरओसी। ठीक है, अगर आपकी कंपनी गुजरात में कहीं है तो आपका आरओसी ऑफिस अहमदाबाद लगेगा, एक जगह लोकेट किया जाता है। एमपी में कहीं भी आपकी क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस है आपकी कंपनी का, ठीक है, तो भैया आपका आरओसी ऑफिस क्या लगेगा, ग्वालियर। महाराष्ट्र में आप कहीं पे भी आपकी कंपनी है तो आपका रजिस्टर ऑफिस कहीं भी माना जा सकता है, लेकिन आरओसी क्या माना जाएगा, मुंबई और पुणे। मुंबई और पुणे, 2 क्यों बोले मैंने, वहां पे 2 आरओसी। एक और स्टेट है जहाँ पे 2 आरओसी है, तमिलनाडु में चेन्नई है, कोयम्बतूर। चलिए कंक्लूजन समझ में आया। नेक्स्ट ये भी केस है, क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी रिसाइड कहाँ, जहां पे इनकॉर्पोरेशन वाई, दैट्स इट, खत्म। कंपनी का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा है, लिमिटेड लाइबिलिटी। ये लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी, कंपनी की, कंपनी के मेंबर की, मेंबर की, कंपनी के मेंबर की। ये मेंबर ओनर होते हैं, तो क्या प्रॉपर्टी के भी ओनर होते हैं, तो किसके ओनर होते हैं, शेयर्स के। तो उनकी लाइबिलिटी भी किसको लेकर होगी, शेयर्स को लेकर होगी। मैंने 10,000 के शेयर्स खरीदे, कितने खरीदे, 10,000 के। अब एक एप्लीकेशन का अमाउंट होता है, एक अलॉटमेंट का होता है, फर्स्ट कॉल का होता है, फाइनल कॉल का होता है, ये सब होता है। ठीक है, कंपनी ने मुझसे अभी एप्लीकेशन का अमाउंट मांग लिया, अलॉटमेंट का मांग लिया, फर्स्ट कॉल का मांग लिया, अभी रिमेनिंग क्या बचा है, फाइनल कॉल बचा है। तो मेरी लाइबिलिटी बस किसकी है, फाइनल कॉल की। कंपनी वाइंड अप हो जाती, क्या उसमें क्या मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूंगी, क्या नहीं, मेरी लाइबिलिटी वाइंडिंग अप में देने की नहीं है, मेरी लाइबिलिटी बस उस शेयर्स की है, शेयर्स के अमाउंट की। मैंने एक ही बार में पूरा 10,000 दे दिया, कि आपको मेरी लाइबिलिटी बनती है क्या, नहीं। चलिए, मेंबर नाइदर द ओनर नॉर द लाइबल फॉर इट्स डेट्स, वो किसी प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, तो डेट्स के लिए भी वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है, शेयरहोल्डर इज लाइबल टू पे द बैलेंस, बस बैलेंस क्या, जैसे कि मेरे एग्जांपल में वो फाइनल कॉल था। ठीक है, ड्यू टू ऑन दी शेयर हेल्ड बाय हिम, जितना उसने शेयर्स लिया है उस शेयर में बाकी का जो बचा कुचा पोर्शन है बस वो उसके लिए लाइबल होता है, उससे 1 रुपया ज्यादा लिया नहीं जा सकता। मींस लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड। तो लिमिटेड किस चीज की बात कर रहे हैं, लिमिटेड उस शेयर्स की बात कर रहे हैं, उस शेयर्स के पैसे की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने यही घिसा पिटा एग्जाम्पल बताया है। शेयर की वैल्यू कितनी है, 1000, कितना पे कर चुके हैं, 500, तो रिमेनिंग कितनी लाइबिलिटी बनती है, 500, बस लाइबिलिटी लिमिटेड है, उससे ज्यादा नहीं, खत्म। एग्जाम्पल देके ही बताएं। ठीक है, बैकले ये केस का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका कंक्लूजन यही है, एडवांटेज ऑफ द इन्वेस्टर एज वेल एज टू दी, किसको लिखा है, पब्लिक। क्या लिखा है, इन्वेस्टर को भी एडवांटेज और पब्लिक को भी, क्योंकि एनकरेज करता है स्मॉल सम इनटू अ लार्ज कैपिटल। कंपनी बनाने से किसका फायदा है, सबके लिए फायदा है ना, छोटा छोटा पैसा क्या हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है, और आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। बस ये कंक्लूजन लिखा और कुछ नहीं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हेडिंग क्या लिखा है, जनरल रूल, मेंबर की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड। एक्सेप्शन, मेंबर की लाइबिलिटी अब लिमिटेड नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी तक जितनी भी बातें पढ़ रहे थे सब चिल्लर पढ़े थे, घिसी पिटी पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं सीएसईटी में पड़ी हुई है। अब ये चीजें आपने पढ़ी नहीं है। लाइबिलिटी लिमिटेड है, पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज में भी 11th 12th में पढ़ा आपने। ठीक है,
चलिए, लेकिन मेंबर की लाइबिलिटी अब लिमिटेड नहीं है। हेडिंग देखो क्या लिखा है, मेंबर्स आर सेवरली लायबल इन दी सर्टेन केसेस। सीन क्या है समझना। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? मिनिमम कितने होते हैं? 2 होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं? पक्का? मान लो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, एक मेंबर की डेथ हो गई, कायदे से उसे क्या करना चाहिए? दूसरा मेंबर जल्दी से जल्दी लेकर आना चाहिए, जल्दी जल्दी रख लेना चाहिए मेंबर को, ठीक है। इसका टाइम पीरियड होता है 6 महीने। मतलब बीइंग अ सीएस आपको अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना है कि भाई प्राइवेट कंपनी है, एक मेंबर है और एक मेंबर की डेथ हो गई, तो 6 महीने के अंदर दूसरा मेंबर ले आओ। वो दूसरा मेंबर कौन होगा? ऑब्वियसली जिसकी डेथ हुई उसके बच्चे हो सकते हैं। 6 महीने के अंदर आ जाने चाहिए। नहीं आए तो क्या? तो अब आपके ऊपर आ जाएगी लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी क्या है? आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। जितने मेंबर अभी हैं, कितने मेंबर है? एक मेंबर है, उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। हम पढ़ क्या रहे? एक्सेप्शन। पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? 7, ठीक है। 7 में से 2 मेंबर चले गए, 5 बचे, ठीक है। तो उन 5 मेंबर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? 6 महीने के अंदर अंदर 2 और मेंबर को वो ले आए, क्योंकि एज पर कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि भैया 7 होने चाहिए ना, तो 2 चले गए, हम टाइम तो दे रहे ना, 6 महीना अच्छा खासा टाइम दिया है। इन 6 महीने में आप नया नहीं लेके आ पा रहे, तो मतलब आप कंपनी के कोई कंप्लाइंसेस नहीं करते होंगे, ठीक है। तो फटाफट इन 2 को भी लेकर आ जाइए, लॉ का कंप्लाइंसेस करिए। अगर इन 2 को आप नहीं लेकर आते हो तो ये आपकी गलती है और आप लाइबल हो जाओगे। तो कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो आपके सर पर आ जाएगी। फिर हम नहीं कहेंगे कि भैया मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। क्लियर है? चलिए रीड करेंगे। नंबर ऑफ मेंबर किस में? रिड्यूस बिलो दी 7। किस केस में? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस हो गए 7 से कम, प्राइवेट कंपनी में 2 से कम रिड्यूस होते हैं। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया, कंपनी कैरी ऑन अ बिजनेस, क्या लिखा है? मोर देन 6 मंथ्स। हम पढ़ रहे कि कब मेंबर लाइबल हो जाएगा। हमने 6 महीने का टाइम दिया था, लेकिन ये क्या कह रहा है? आपने काम कितने से ज्यादा कर दिया? 6 महीने से ज्यादा का काम कर दिया। विथ सच लेस नंबर ऑफ मेंबर्स, आपको कम मेंबर से ही आपने काम चला लिया। चला सकते हो क्या? 6 महीने तक बस चला सकते हो। 6 महीने से ज्यादा चला सकते हो क्या? नहीं। अगर 6 महीने से ज्यादा हो गया तो मेंबर आर, क्या लिखा है? कॉग्निजेंट मतलब नॉलेज होना, अवेयर होना। कॉग्निजेंट ऑफ फैक्ट्स मतलब आपको नॉलेज है कि आपके साथ मेंबर नहीं है, 5 है, आपको मालूम है कि आपके 2 मेंबर नहीं है, 1 ही मेंबर, तब भी आप चलाए जा रहे हो अपनी गाड़ी, अपने बिजनेस को चलाए जा रहे हो। अगर ये बात आपको पता थी, हो सकता है आपसे बात छुपाई गई, आपने ये प्रूफ कर दिया कि हमें ये पता ही नहीं था, तो आप बच जाओगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप बच जाओगे। लेकिन अगर आपको ये प्रूफ कर दिया जाता है कि आपको पता था, आपने ये जानबूझकर किया है, तो साफ साफ बोल दिया जो रिमेनिंग मेंबर्स ऑलरेडी है, जैसे मेरे एग्जांपल में 7 में से 5 थे, 2 चले गए थे, तो जो रिमेनिंग 5 है, लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ द होल डेट ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। इन 6 महीने में आपने जो बिजनेस किया है, जो उधारी उधारी ली है, उसके लिए अब कंपनी लाइबल नहीं है, उसके लिए वो एग्जिस्टिंग मेंबर लाइबल है। वो 5 मेंबर लाइबल है मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। क्लैरिटी है? पक्का? चलिए, ये था पहला पॉइंट। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कब कब मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है। पहला तब होगी जब आपने क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिए नंबर ऑफ मेंबर्स, जो एज पर कंपनीज एक्ट बोलते हैं, जो भी प्राइवेट कंपनी का होता है, जो भी पब्लिक कंपनी। पहला पॉइंट क्लियर है? चलिए दूसरा क्या बोलता है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी कौन सी है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो क्या मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी क्या? नहीं। मेंबर ने तो ऐसी कंपनी के शेयर ही लिए ना जिसकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। उसने खुद ही साइन किया है, खुद ही बोला कि भैया हाँ मैं तैयार हूं। तो 2 पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया, लेकिन कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया है? गलत इंफॉर्मेशन देकर, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके, या फिर कुछ छुपाया गया। सप्रेस करना मतलब छुपाना। क्या छुपाया है? कोई भी मटेरियल फैक्ट्स, और क्या किया है? फ्रॉडुलेंट एक्शन। तो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ सच कंपनी अनलिमिटेड हो जाएगी। क्लैरिटी है? पहला पॉइंट क्या बोलता है? नंबर ऑफ मेंबर कम हो जाते हैं। दूसरा, कंपनी आपकी अनलिमिटेड है। तीसरा, आपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया था फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, गलत इंफॉर्मेशन दी, फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन थी उसको छुपाई। तो यस, एग्जिस्टिंग मेंबर उसके लिए क्या हो जाएंगे? लाइबल हो जाएंगे। चलिए फोर्थ पॉइंट की तरफ चलेंगे। इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, क्या बोलोगे? इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप। इंटेंशन क्या? इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर। आपने कंपनी बनाई थी और कंपनी का आप क्या करवा दिया? वाइंड अप। जानबूझकर आपने जो ये वाइंड अप करवाया है, इस वाइंड अप आप में क्या कर रहे हो? क्रेडिटर्स को नहीं पे कर रहे हो। आपका इंटेंशन क्या है? क्रेडिटर को धोखा देना।
आपने क्रेडिटर से पैसे लिए थे इस इंटेंशन से कि अब हम चुकाने वाले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने एक फेक कंपनी बनाई और मैंने उधारी ले ली, और इंटेंशन क्या है कि इसका वाइंड अप कराऊंगी और क्रेडिटर को मैं पैसे नहीं देने वाली, भाग जाऊंगी। करते रहो वाइंड अप। जो एसेट है मुझे मालूम है ये एसेट से तो लाइबिलिटी रिपे हो ही नहीं सकती, तो आपका इंटेंशन क्या है, क्रेडिटर को धोखा देना। तो ये अब मेंबर की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। बस प्रूफ हो जाए। अगर ये प्रूफ हो गया कि मैंने धोखा देने के लिए ये किया था तो फिर मैं लाइबल हूँ। अगर ये प्रूफ नहीं होता है तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, ये लिखा है पर्सन हु वर नोइंगली, ठीक है, जिनको ये सारी बातें पता थी वो क्या हो जाएंगे, पर्सनली लाइबल हो जाएंगे कंपनी की लाइबिलिटी के लिए। क्रेडिटर को वो अपने पर्सनल पॉकेट से पैसा देंगे, ना कि कंपनी का पैसा जाएगा। क्लैरिटी है? कितने पॉइंट हो गए? पहला रिड्यूस होते मेंबर, दूसरा कंपनी अनलिमिटेड है, तीसरा डिफॉल्ट फ्रॉड करके आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, वाइंडिंग अप पे टाइम पर आप क्रेडिटर के साथ फ्रॉड करने का आपका प्लान है तो बंदा पर्सनली लायबल होगा। बंदा कौन है, मेंबर कंपनी का। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है, प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था, क्या है, कुछ गलत गलत बातें लिखी होंगी, फ्रॉड करना चाहते होंगे। ठीक है, चलिए डायरेक्टर एंड द पर्सन हु ऑथराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एवरी प्रमोटर, इन्होंने नाम बता दिया कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, एवरी पर्सन जिसके पास ऑथराइजेशन थी प्रोस्पेक्टस को इशू करने की। वो सीएस भी हो सकता है, सीएस को बोल दिया भैया तुम प्रोस्पेक्टस बनाओ और इसको इशू करो। या फिर क्या बोल दिया, प्रमोटर, या फिर क्या बोल दिया, जो भी एक्सपर्ट है इन दी प्रोस्पेक्टस में। मतलब एवरी पर्सन जो प्रोस्पेक्टस को बनाने के पीछे, प्रोस्पेक्टस को इशू करने के पीछे था, वो सारे के सारे बंदे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। क्योंकि जिन जिन लोगों को आपने इसे धोखा दिया है, प्रोस्पेक्टस आपने प्रोस्पेक्टस दिया तो उस पर भरोसा करके सामने वाले ने क्या किया, शेयर खरीदे। अब शेयर तो रिटर्न करने पड़ेंगे ना, पता चल गया तो इस शेयर को रिटर्न करा जाएगा आपके पर्सनल पैसे से, जो भी इसके पीछे था प्रोस्पेक्टस गलत छापने के पीछे से। क्लियर है? सीएस भी हो सकता है। फेल टू रिपे, क्या, डिपॉजिट या फिर पार्ट या फिर इंटरेस्ट। डिपॉजिट आपको पे करना था, आप नहीं रिपे कर पाते, या फिर कुछ एक पार्ट रिपे नहीं कर पाते, या फिर इंटरेस्ट, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक उसका इंटरेस्ट होता है, या फिर आपने क्या किया, प्रिंसिपल पे कर दिया और इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए। तो साफ साफ बोल दिया डिपॉजिट हैड बीन एक्सेप्टेड इंटेंशन, ये बस ऐसे ही है, क्रेडिटर से उधारी ली थी इस इंटेंशन से कि नहीं देना है। सेम डिपॉजिटर से डिपॉजिट लिया था इस इंटेंशन से कि देने थोड़ी ना वाले। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल बैंक में देखिए ना, एफडी वगैरह, बैंक वालों ने क्या कर दिया, हमसे एफडी ले ली, कितने साल की एफडी बना दी, 5 साल की। ठीक है, कायदे से 5 साल के बाद देना चाहिए, विद इंटरेस्ट देना चाहिए। बैंक वाले 2 ही साल में लेके भाग जाते हैं। उनका इंटेंशन पहले से ही क्लियर था कि भैया हमें इन्हें रिटर्न करना नहीं है। तो अब इन्होंने क्या बोल दिया कि जो डिपॉजिटर्स है उसके लिए एवरी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। हमने उधारी ली है, जानबूझकर की चुकानी नहीं है, हमने डिपॉजिटर से डिपॉजिट लिया है, जानबूझकर की चुकाना नहीं है। तो अगर ये सारे इंटेंशन पता चल जाते हैं तो एवरी मेंबर जो इसके पीछे है, एवरी पर्सन जो इसके पीछे है, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रमोटर हो, जो भी ऑफिसर एक्सपर्ट हो, वो सब पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। फिर हम नहीं कहेंगे कि भैया कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि इन सारे केसेस में उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड। रिपोर्ट मेड बाय, किसने किया है, इंस्पेक्टर ने, स्टेट दैट फ्रॉड हैज बीन टेकन प्लेस। एनी डायरेक्टर की मैनेजर पर्सन, डायरेक्टर समझते हैं, केएमपी की मैनेजर पर्सन मतलब कंपनी के वो इंपॉर्टेंट पर्सन जिसमें सीएफओ, सीईओ, सीएस सब आते हैं, एमडी मैनेजर सब आते हैं। ठीक है, अनदर ऑफिसर टेकन, क्या लिखा है, अनड्यू एडवांटेज या फिर बेनिफिट। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि भैया फ्रॉड हुआ है तो ये सारे लोग हैं इनके पीछे, तो यस बच्चा ये लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। क्लैरिटी है, पक्का? फटाफट कितने पॉइंट्स हो गए, 6 7, टोटल 7 पॉइंट्स है। ठीक है, फटाफट। पहला पॉइंट क्या बोलता है, नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, तो 6 महीने के अंदर नए लोग को ले आओ, नहीं लेके आ पाते तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, अनलिमिटेड कंपनी। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, फॉल्स या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर फ्रॉड करने के पर्पज से आपने कंपनी का इनकॉर्पोरेट किया था। तीसरा क्या बोलता है, वाइंडिंग अप के टाइम पर आप क्रेडिटर के साथ फ्रॉड कर रहे हो तो, या फिर प्रोस्पेक्टस में आपने फ्रॉड किया ना, या फिर डिपॉजिटर के साथ आपने फ्रॉड किया, या फिर क्या लिखा है, ऑफिसर्स ने रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये लोग ने क्या किया है, गलत काम किया है, फ्रॉड किया है, तो ये सब रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो 7 पॉइंट जनरल पॉइंट है। पहला पॉइंट नंबर ऑफ मेंबर्स,
कम होते हैं, अनलिमिटेड समझ में आ गया। अब देखो सारे के सारे फ्रॉड है, समझना ये भी फ्रॉड है। कंपनी इनकॉर्पोरेट क्या फ्रॉडुलेंट पर्पस से क्रेडिटर को धोखा देना चाहते हैं, डिपॉजिटर्स को धोखा देना चाहते हैं और इन्वेस्टर को धोखा देना चाहते हैं। तो क्रेडिटर को धोखा दिया जा रहा है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू इन्वेस्टर को दिया जा रहा है, डिपॉजिटर को दिया जा रहा है, और कंपनी को इनकॉर्पोरेट क्या पूरा पूरा फ्रॉड करने के लिए। तो 4 फ्रॉड हो गए। पहला, नंबर ऑफ मेंबर कम होते हैं, अनलिमिटेड, याद रहेगा 2 पॉइंट। अब 4 फ्रॉड मुझे बताओ। कंपनी को इनकॉर्पोरेट क्या है फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, डिपॉजिटर के साथ फ्रॉड, क्रेडिटर के साथ और प्रोस्पेक्टस में इन्वेस्टर के साथ। तो क्या ये 4 फ्रॉड याद रहेंगे? और वो 2 पॉइंट कौन से थे? नंबर ऑफ मेंबर्स कम और अनलिमिटेड। कितने पॉइंट्स हो गए? लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है? एक इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट तैयार की और उसमें बताया कि भैया ये लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि क्या कर रहे हैं भाई, अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, अननेसेसरी फायदा उठा रहे हैं कंपनी का। तो ये लोग भी फंसेंगे और पर्सनली लायबल होंगे। ये जनरल पॉइंट है, याद रहेगा पक्का। हेडिंग क्या बोला है नेक्स्ट बताओ? क्या कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? कर सकती है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये लोग बाद में बता रही है, इनको पहले ही बता देना चाहिए था, ठीक। चलिए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट की बात करेंगे। इन्वॉल्व बिजनेस मैटर, कॉमन टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। इन्होंने कहा ये सारे कॉमन टाइप के कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स होते हैं। कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, उनके पास राइट है क्या करने का, परचेज करने का। क्या राइट है? सेल करने का, प्रोडक्ट एंड सर्विस, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। कंपनी को गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना है तो अपने नाम पे खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम से बनाएगी, दैट्स इट। कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑन इट्स ओन नेम। शेयरहोल्डर कैन नॉट एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिज कंपनी। भैया शेयरहोल्डर वो काम करवा सकता है क्या? नहीं। शेयरहोल्डर मालिक है क्या? शेयर्स का मालिक है, कंपनी का मालिक नहीं है। अब ये डिटेलिंग है बच्चा। अभी तक हम लोग क्या समझते आते थे कि वो किसका मालिक है? कंपनी का मालिक, कंपनी वाले। एक्चुअली मालिक किसका है? शेयर का। तो वो भी नहीं करवा सकते कि भैया इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाओ। क्यों? क्योंकि वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो नाइदर अ पार्टी नॉर एंटाइटल टू दी बेनिफिट। वो कहीं से भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कंपनी इज नॉट अ ट्रस्टी, याद करो हमने पढ़ा था, ना तो कंपनी एजेंट है ना तो कंपनी ट्रस्टी है, ठीक है। शेयरहोल्डर कैन नॉट सू बाय हिज कंपनी। केस भी फाइल किसके नाम पे होगा? कंपनी के खुद के नाम पर। क्लैरिटी है, सिंपल, बस यही लिखा है, खत्म। अब इन्होंने कहा भैया एक रजिस्टर्ड जो कंपनी होती है उसके डिसएडवांटेज। फायदे तो फायदे देख लेना। फायदा क्या? अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, हर एक चीज वो कर सकती है इंसानों की तरह, कुछ चीजों को छोड़कर, पर्सनल काम को छोड़कर, ठीक है। अब इन्होंने कहा चलो एडवांटेज तो बहुत सारे देख लिए, आइए डिसएडवांटेज देखते हैं। हेडिंग से ही सारी चीज समझ में आएगी। पहली हेडिंग क्या है? फॉर्मेलिटी एंड एक्सपेंसेस। पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ो बेटा, चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, किसी भी टाइप की कंपनी हो, उनको क्या फॉलो करना है? कंपनीज एक्ट। तो फॉर्मेलिटी नहीं है, कंप्लायंसेस नहीं है, बहुत सारे, और खर्चे भी तो है। ये सारे के सारे खर्चे, सीएस को रखना अपने आप में खर्चा है। सीएस एक एक काम करेगा और आरओसी को सेंड करोगे तो आरओसी को जितने डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे तो फीस लगती है। तो फॉर्मेलिटीज ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो ये कंपनी के क्या है? डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्राइवेसी लॉस हो जाती है। क्यों? क्योंकि एमसी की वेबसाइट में तो कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैंने आपको बोला ना, यहाँ बैठे आप किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और कुछ में तो 100 रुपए 50 रुपए, बहुत नॉमिनल पैसा है। तो प्राइवेसी नाम की तो चीज ही नहीं है। पार्टनरशिप फर्म को एक बार देखो, उनकी प्राइवेसी मेंटेन है, आप कहीं से निकाल ही नहीं सकते, वो तो उन्हीं के पास है अग्रीमेंट। क्लियर है? चलो फिर क्या लिखा है? कंट्रोल डाइवर्सिफाइड है ना। डायरेक्टर ने कुछ एक बात डिसाइड कर ली, लेकिन अब मेंबर से पूछो भाई, क्योंकि कंट्रोल उनके पास भी तो है। मीटिंग में जाएंगे, हैंड रेस करके वोट करेंगे, ना बोल दिया तो काम नहीं कर सकते। तो कंट्रोल क्या बस डायरेक्टर के पास है क्या? नहीं, इतने सारे मेंबर्स है, सबके पास कंट्रोल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल भी तो है ही ना। हम बार बार देखते हैं एक सीएसआर आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने कहा भैया बस पैसे नहीं कमाना है, समाज के लिए भी कुछ और करना है। फिर आप अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए? जनता के लिए भी। कुछ आप गलत थोड़ी ना कर सकते हो, कुछ भी लोचा दिखेगा, फ्रॉड दिखेगा तो आप फंस जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? बहुत पॉसिबिलिटीज है फ्रॉड होने की, क्योंकि पैसा किसी और का लगा है ना, और कंट्रोल किसी और के पास है। मेरा पैसा मेरे पास रखा है, क्या फ्रॉड होगा? होगा तो मेरे लिए होगा, पर्सनली मैं, लेकिन किसी और का पैसा मेरे पास रखा है तो फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मुझे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तुम्हारे पैसे लेके मैं भाग सकती हूँ, लेकिन क्या अपने पैसे लेके कहाँ ही भागूंगी यार? यहाँ भी मेरे पास है, वहां भी मेरे पास है। क्लैरिटी है? तो अंदर रीड करने की भी जरूरत नहीं है, 2 लाइन आप अपने मन से लिख सकते हो, ठीक। चलिए आइए, इन्होंने कहा बहुत टाइप की रजिस्टर्ड कंपनी होती है, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला टाइप क्या लिखा है? स्टैट्यूटरी,
देन रजिस्टर्ड, देन अनरजिस्टर्ड। टर्म समझना, जो हम समझते हैं लीगली डेफिनेशन थोड़ी सी ना डिटेलिंग में होती है। स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब क्या होता है? लॉ, लीगल, ठीक है। इन्होंने कहा स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट होती है एज पर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और क्या लिखा है? स्टेट लेजिस्लेचर। एक सेंटर गवर्नमेंट है, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट है, तो जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है वो सेंटर लेवल में बनी है, स्टेट लेवल में भी तो बन सकती है। पूरे नेशनल लेवल में वर्ड जो यूज करते हैं हम क्या यूज करते हैं? नेशनल, नेशनल यूज करते हैं, है ना। पार्लियामेंट वर्ड यूज करते हैं। और यही स्टेट लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यही होता है ना। जैसे मिनिस्टर होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पूरे इंडिया का है और चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का है, तो ऐसे लॉ भी होता है, इंडिया का लॉ और एक स्टेट का लॉ। अगर इंडिया के स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है तो वो इंडिया का बना है। और ये क्या लिखा है? नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब एक स्टेट के लॉ के हिसाब से बना है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बॉम्बे एक्ट की बात करूं, क्या टॉपिक बताया मैंने? बॉम्बे एक्ट। आपका इंस्टीट्यूट आईसीएसआई क्या है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल में बना है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लॉ ने नहीं बनाया। तो सेंट्रल लॉ बनाता है तो एक्ट ऑफ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट का एक्ट बनाता है तो क्या बोलते हैं? यानी स्टेट, कोई भी स्टेट का लेजिस्लेचर। तो अगर कंपनी बनी है किसी स्टेट के लॉ के हिसाब से या सेंट्रल लॉ के हिसाब से तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी। याद रहेगा। चलिए एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया है, रेलवे, वाटरवे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आपने खुद सुना होगा एमपीवी, देन अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो भी काम होते हैं जनरली स्टेट गवर्नमेंट उसको ले लेती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन से हमारा मतलब क्या है? एज पर कंपनीज एक्ट। और क्या लिखा है? अर्लियर कंपनीज एक्ट, मतलब प्रेजेंट जो चल रहा है और जो पास्ट। प्रेजेंट चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013, अर्लियर बताओ, दो याद करने को बोला था, 1950 और 1956। लेकिन 50 से 96 के बीच में बहुत सारे एक्ट हैं, ठीक। 1850 और 1956, ठीक है। चलो फिर क्या लिखा है? अनरजिस्टर्ड के लिए पहले रजिस्टर्ड पता होना चाहिए। रजिस्टर्ड पता चल गया? क्या था रजिस्टर्ड? प्रीवियस कंपनीज एक्ट और प्रेजेंट कंपनीज एक्ट, बस यही लिखा था ना। अनरजिस्टर्ड मतलब क्या होगा? जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे कि हमारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, क्या हमारी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है? उसे अनरजिस्टर्ड बोलेंगे। कंपनी नॉट रजिस्टर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट इंक्लूड, क्या लिखा है? पार्टनरशिप फर्म नहीं, कॉर्पोरेट सोसाइटी नहीं। रेलवे कंपनी को भी मना कर दिया, क्यों? क्योंकि रेलवे कंपनी एज पर क्या थी? रजिस्टर्ड मतलब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड ना, अनरजिस्टर्ड मतलब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। रेलवे क्या कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है? नहीं। जितने भी स्पेशल एक्ट है, हमारा इंस्टीट्यूट आईसीएसआई वो क्या है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है, तो स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाएगा। और वो क्या कहलाएगा? अनरजिस्टर्ड कंपनी भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एज पर कंपनीज एक्ट नहीं है, उनका अपने अलग से स्पेशल एक्ट है। तो उन्होंने रेलवे का एग्जाम्पल देकर आपको बताया। तो जो भी स्टैट्यूटरी है वो अनरजिस्टर्ड भी कहलाएगा ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? एज पर कंपनीज एक्ट। समझ में आ रहा है? तो तीन टाइप थे, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और स्टैट्यूटरी। याद रहेगा। उन्होंने कहा चलो दो और टाइप समझो, बहुत टाइम से समझते आ रहे, क्या है? प्राइवेट और पब्लिक। सेक्शन 3, सेक्शन 3 आपको बताता है। सेक्शन नंबर 1 क्या बताता है? एप्लीकेबिलिटी। 2 क्या बताता है? डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। सेक्शन नंबर 3 बोलता है भैया अलग अलग टाइप की कंपनी होती है, कंपनी फॉर्म किया जाता है एज फॉर लॉफुल पर्पस। तो पहला टाइप क्या है? पब्लिक। दूसरा क्या है? प्राइवेट। तीसरा क्या बोल दिया है? 1 पर्सन कंपनी, जो एक्चुअल में प्राइवेट ही होता है। तो इन शॉर्ट मैं कहूंगी एक प्राइवेट और एक पब्लिक है, दैट्स इट। पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं मेंबर्स? 7 या 7 से ज्यादा। प्राइवेट में कितने होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा। ओपीसी प्राइवेट कंपनी है, इसमें लेकिन एक ही पर्सन होता है। याद रहेगा। तो सेक्शन नंबर 3 आपको क्या बताता है? कंपनी का फॉर्म्ड बताता है। अगर मैं आपसे पूछूंगी सेक्शन नंबर 3 क्या बताएगा, तो आपको बताना है कि कंपनी का फॉर्मेशन बताता है। तो कंपनी फॉर्म होती है 3 तरीके से, पब्लिक बना दो या फिर प्राइवेट। प्राइवेट में भी 2 ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल प्राइवेट 2 वाले मेंबर्स बना दो या फिर एक ओपीसी बना दो। याद रहेगा। पक्का पक्का। कंपनी जब आप फॉर्म्ड करोगे तो आपने पब्लिक प्राइवेट में से कोई एक चुनना है। जब भी आप क्लाइंट से मिलोगे तो क्लाइंट को सबसे पहले यही तो बताओगे किस टाइप की कंपनी बनाना है, पब्लिक की प्राइवेट। उसने बोल दिया चलो प्राइवेट बनाना है, ठीक। अब आप उससे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछोगे? लिमिटेड बाय शेयर बनाना है, लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड।
लिमिटेड बाय शेयर मतलब कि शेयर की वैल्यू 10 रुपए, तो लाइबिलिटी मेंबर की क्या है 10 रुपए की, ठीक है। अनलिमिटेड क्या है, आपने शेयर खरीदे 10 के, लेकिन आपकी लाइबिलिटी क्या है अनलिमिटेड। कंपनी ने कल को क्रेडिटर से जितनी उधारी ली आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपकी कंपनी का टाइप ही क्या है अनलिमिटेड। 90% कंपनी कौन सी बनती है लिमिटेड बाय शेयर। तो लिमिटेड बाय शेयर और अनलिमिटेड समझ में आया, पहले बताओ। एक बच गया, कौन सा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। चलिए समझते हैं। शेयर होल्डर ने गारंटी दी है कि मैं 10 रुपए के शेयर खरीद रहा हूँ, एक शेयर खरीद रहा हूँ कितने का 10 रुपए का, लेकिन जब कंपनी वाइंड अप होगी ना तो मैं 1 लाख तक इन्वेस्ट कर दूंगा, गारंटी दी है। तो जब शेयर होल्डर क्या करता है, शेयर के साथ साथ क्या करता है गारंटी दे देता है, और ये गारंटी कब यूज होगी जब कंपनी वाइंड अप होगी। कंपनी मस्त पिछले 50 साल से चले जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो मुझे ये 1 लाख देने की तो बारी आई नहीं रही। जिस दिन कंपनी वाइंडिंग अप की सिचुएशन में आएगी तब मुझे ये 1 लाख देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही गारंटी दे दी थी। तो जब भी कंपनी में ऐसी गारंटी दी जाती है तो इस टाइप की कंपनी को हम क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो पहले अपने क्लाइंट से पूछोगे पब्लिक की प्राइवेट, वो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेगा। उसके बाद सेकंड क्या पूछोगे आप कि कंपनी का जो फॉर्म्ड है वो आपका क्या रखना है, लिमिटेड बाय शेयर, बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड। 90% जितने भी आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदते रहते हैं वो कौन से होते हैं, लिमिटेड बाय शेयर, जितने शेयर की वैल्यू दैट्स इट। गारंटी वाली अनलिमिटेड नहीं होती, लेकिन कैसी कंपनी होती है, हाँ होती है, बहुत कम होती है, रेयर होती है, ठीक है। होगी तो इसमें क्या लगेंगे, आपके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। इसीलिए हमेशा सोच समझकर कंपनी को देखना है, ये मत सोचना हमेशा शेयर ही रहते हैं, अनलिमिटेड भी होता है और बाय लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। सेक्शन 3 क्या बताता है, प्राइवेट और पब्लिक का फॉर्म बताता है और उसकी और डिटेलिंग बताता है कि भैया फॉर्म करोगे तो लिमिटेड बाय शेयर, बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड। सेक्शन 3 याद रहेगा। कुछ और सेक्शन भी पढ़े थे। अभी आपने क्या देखा, प्राइवेट और पब्लिक देखा, लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी और अनलिमिटेड देखा। अब हेडिंग क्या बोलता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। अब नोटिस करना, उन्होंने कहा हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर लाइबिलिटी। सुना सुना लग रहा है, पढ़ चुके अभी। फिर क्या लिखे, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। नेशनैलिटी के बेसिस में क्या लिखा है, डोमेस्टिक कंपनी, मतलब जितनी भी इंडिया में कंपनी होगी वो कौन सी होगी, डोमेस्टिक। फॉरेन कंपनी कौन सी होगी, जो बाहर है लेकिन इंडिया में काम कर रही है। फॉरेन कंपनी तो सब हो जाएगी ना, बाहर की कंपनी, लेकिन हमें किन कंपनी से लेना देना है, जो काम तो सॉरी रजिस्टर्ड ऑफिस तो बाहर है लेकिन काम क्या कर रही है इंडिया में। डोमेस्टिक समझ में आ गया, जो इंडिया में है। बाय शेयर, बाय गारंटी, अनलिमिटेड, ये तो समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेशन क्या लिखा है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन समझ में आ गया ना। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो कंपनी थोड़ी ना है। अनरजिस्टर्ड तो कुछ है नहीं, वो पार्टनरशिप, बच्ची बुच्ची सारी चीजें। स्टैट्यूटरी क्या, जो एक्ट ऑफ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर। समझ में आ गया। पब्लिक कंपनी में बोले एक प्राइवेट होती है, पब्लिक प्राइवेट और एक 1% कंपनी। 1% कंपनी क्या होती है, प्राइवेट ही होती है। ऑब्जेक्ट के बेसिस में सेक्शन 8, जहां कहीं भी सेक्शन 8 आएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी किस टाइप का काम कर रही है, जिसको प्रॉफिट नहीं कमाना, ये समाज सेवा के लिए काम करती है। तो डिटेल हम पढ़ेंगे। सेक्शन 8 से क्या आना चाहिए, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट कंपनी बोलो, ठीक। 1 2 3 कंटिन्यू सेक्शन हो गए, 6 भी हो गया है और 8 भी, ठीक है। जैसे जैसे आएगा बताती जाऊंगी, ठीक है। अभी 5 और 7 अभी बचा। निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। निधि कंपनी क्या होती है, वेरी गुड। निधि वर्ड का मतलब बताओ पहले, सेविंग होता है। निधि मतलब क्या होता है, सेविंग, ठीक है। निधि एक हिंदी वर्ड है, नाम भी बहुत लोगों का रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सेविंग। वीसी सुना है, नहीं। बीसी बोलते कि वीसी बोलते, वीसी मतलब वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। जो मम्मा लोग खेलती है वो बीसी बिल्कुल नहीं होता है, क्या होता है, वीसी होता है। क्योंकि मम्मा लोग क्या करती है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट करती है, सबका एक चिट निकलता है, छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा होता है, किसी एक को मिलता है। मम्मा लोग उसे बीसी बोलते हैं, हम बीसी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, वीसी। क्योंकि वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट, बी का मतलब क्या होता है, बताओ, पूछना मम्मा से क्या होता है, रखा क्यों है ना, अजीब रखा है, बीसी तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, है ना। चलो, तो निधि कंपनीज में भी ऐसा ही होता है, हर मेंबर क्या करता है, एक
छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करता है, तो जो भी जरूरत होगी जिसको वो उसे मिलेगा। निधि कंपनी उन्हीं को ही पैसा देती है जो इस कंपनी का मेंबर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो वीसी में भी तो ये होता है ना, मम्मा आंटी लोग जो खेलती है ये, वो किसको पैसा देती है? जो मेंबर्स होते हैं। पूरा पैसा इकट्ठा करके किसी एक को दिया जाता है ना, यहाँ पे भी ये होता है, निधि कंपनी वही होती है। ठीक है, निधि कंपनी छोटे रूप में होती है, जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो ये अपना एक बैंक का रूप ले लेती है। ठीक है, जो HDFC बैंक ये सब सुन रहे हो आप, ये पहले ना निधि कंपनीज ही थी स्टार्टिंग में। इन्होंने क्या किया, छोटा छोटा पैसा सबका इकट्ठा किया। जब इनके पास पैसा इतना ज्यादा हो गया, बड़े लेवल में आ गया, तो इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करवा दिया बैंक के फॉर्म में। ठीक है, आज वो पूरी इंडिया को लोन दे रहे हैं ना, नंबर 1 बैंक बना पड़ा है। चलिए नेक्स्ट लिखा है प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी मतलब किसकी बात कर रही है? किसानों की बात हो रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो भी काम कर रहा है उससे रिलेटेड अलाइन, जो भी इससे इंसिडेंटल काम है उससे रिलेटेड फिर इन्होंने कंपनी बना दी है किसान भाई लोगों के लिए। मेंबर को लेकर तो ये तो समझ में आ गया। कंट्रोल, पहला कंट्रोल किसका लिखा है? गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें गवर्नमेंट के पैसे लगे होंगे। कितने लगे होंगे? ऑब्वियसली 51। होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी पढ़ोगे तो सब्सिडी भी पढ़ना पड़ेगा। होल्डिंग कंपनी वही है जिसकी क्या होती है? सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी कंपनी वही होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी ने कंट्रोल कर रखा होगा। कंट्रोल दो तरीके से होता है, या तो कंपनी के शेयर से या फिर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ इन्होंने ना सबका मीनिंग दे रखा है, मैं ये पूरे मीनिंग नहीं पढ़ाने वाली। पूछो क्यों? पढ़ भी चुके हैं और फिर से अभी रिपीट होंगे। जैसे अभी मैंने प्राइवेट कंपनी का मीनिंग अभी आपको क्या बताया कि प्राइवेट कंपनी जानते हो, पब्लिक कंपनी क्या, लेकिन हमने लीगल डेफिनेशन पढ़ी क्या? नहीं। इन्होंने कहा कि पहले सिंगल सिंगल दे दी, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा सिंगल सिंगल, देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर गारंटी दे दी है और फिर दोबारा से रिपीट करेंगे। तो अब जो रिपीटेशन होगा हम वहीं पर इसे डायरेक्ट पढ़ेंगे। अब ये लोग, अब आपके चैप्टर में क्या बताया बता दूं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला होल्डिंग कंपनी, पहले मीनिंग समझाएंगे फिर उसकी डिटेलिंग समझाएंगे। सब्सिडी कंपनी मीनिंग बताएंगे फिर उसकी डिटेलिंग। तो जब मीनिंग उस टाइम पे समझेंगे तो एक साथ समझ लेंगे ना। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंपनी जो पढ़ने वाले हो, कौन सी कंपनी पढ़ने वाले हो? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके आर्टिकल में, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कितने रिस्ट्रिक्शंस होती है? 3। वापस, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके आर्टिकल में लिखा होगा ये 3 रिस्ट्रिक्शन। अगर ये 3 रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो प्राइवेट कंपनी नहीं है, फिर उसे हम पब्लिक कंपनी बना देंगे। और पब्लिक कंपनी बनते हैं उनको पूरे पब्लिक कंपनी के कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे जो बहुत ढेर सारे होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला काम आपका क्या है? कोई भी कंपनी बनाओगे तो उसके आर्टिकल में देखना कि भाई तुमने ये वाले 3 रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं कि नहीं। रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 किस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कुछ सुना सुना लग रहा है, प्रीएम्प्टिव राइट। क्या था रिस्ट्रिक्शन? पहले कंपनी के अंदर के लोगों को मौका दो। फिर उसके बाद तो क्या फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं क्या इनके शेयर्स? नहीं, रिस्ट्रिक्टेड है। तो रिस्ट्रिक्शंस है, समझ में आया? दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि टोटल मेंबर प्राइवेट कंपनी में कितने होंगे? 200। 200 को कभी भी हम क्रॉस नहीं करेंगे। जनरल रूल 200 को क्रॉस नहीं होगा। एक्सेप्शन 200 को क्रॉस हो भी जाएगा तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। कैसे? इन्होंने कहा भैया सुनो, कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, हम चाहते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उन्हें हम स्वेट इक्विटी शेयर या फिर इसॉब, सुना सुना लग रहा होगा, कुछ ने तो पढ़ा है कुछ ने तो बस नाम ही सुना। इसॉब क्या होता है? एम्प्लॉय को स्टॉक दिया जाता है, शेयर्स दिए जाते हैं उनके बेनिफिट के लिए। होता क्या है, हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम 3 मेंबर हो गए, रॉकी सर हो गए, अभिषेक सर हो गए, मैं हो गई। ठीक है, अब हम चाह रहे कि रक्षिता दी होगी, ओमकार भैया हो गए, हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज है, ये हमारी कंपनी में और अच्छे से मन लगाकर काम करे। ठीक है, तो मन लगाकर काम करने के लिए हमने इनको मोटिवेट किया कि क्यों ना हम इन्हें मालिकी बना दे। हम कंपनी का शेयर उनको दे देंगे और इससे वो क्या बन जाएंगे? कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। अब वो मेंबर बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अब मन लगाकर काम करेंगे, कंपनी को अपना समझकर काम करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं। तो जब हम कंपनी के एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, उनको बेनिफिट देना चाहते हैं, इस कारण से अगर हमारे प्राइवेट कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो रहे होंगे? 200 से ज्यादा होंगे, तो इन्होंने कह दिया है उस एम्प्लॉय को क्या कर दो? एक्सक्लूड करो। 200 की जब आप काउंटिंग करोगे तो एम्प्लॉयज को काउंट मत करना, जो एम्प्लॉयज जिन्हें आपने अब मेंबर बना दिया। अब वो एम्प्लॉय चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो। अभी रक्षिता दी तो प्रेजेंट है भाई, मान लो रक्षिता दी की मैरिज हो गई, वो चली जाती है, छोड़ देती है, लेकिन मेंबर तो है ना वो, एम्प्लॉय अब वो नहीं है, क्या तब भी काउंट करेंगे? इन्होंने कहा नहीं, चाहे प्रेजेंट एम्प्लॉय हो चाहे पास्ट एम्प्लॉय हो, इसे हम 200 की काउंटिंग में नहीं इंक्लूड करते। क्लैरिटी है?
नेक्स्ट, जॉइंट शेयर होल्डर ट्रीटेड एज वन मेंबर। रॉकी सर और मैंने दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, शेयर खरीदे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि शेयर सर्टिफिकेट में दोनों का नाम लिखा है। अगर दोनों की सर्टिफिकेट ही अलग है, रॉकी सर ने अलग 10,000 लिए, मैंने अलग 10,000 लिए, तो ये दो शेयर होल्डर कहलाएंगे। लेकिन हमारा सर्टिफिकेट एक है और उसमें क्या लिखा है, रॉकी सर एंड पिंकी दी लिखा है, 10,000 20,000 लिखे हमने, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट कितना है, एक ही है ना। तो इन्होंने कहा कि भैया अगर आपके पास शेयर एक ही है, एक ही सर्टिफिकेट है, तो हम आपको क्या कंसिडर करेंगे, सिंगल मेंबर। तो जब हम 200 की काउंटिंग करेंगे ना, तो रॉकी सर और मुझे दो नहीं कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, एक। देखा जाएगा शेयर सर्टिफिकेट किस नाम से इशू किया है। अगर सर्टिफिकेट में जॉइंट नाम है तो इसे हम जॉइंट शेयर होल्डर बोलते हैं। अब जॉइंट 5 लोग भी हो सकते हैं, 20 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं। 10 लोगों ने मिलकर एक शेयर खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, ये बिल्डिंग 10 लोगों ने मिलकर खरीदी है, तो रजिस्ट्री में 10 लोग का नाम होगा, लेकिन प्रॉपर्टी तो एक ही है ना, ऐसे सर्टिफिकेट तो एक ही है ना। तो उन 10 लोगों को क्या कंसिडर किया जाएगा, एक। 10 लोगों ने 10 प्रॉपर्टी खरीदी है, 10 लोगों ने 10 शेयर सर्टिफिकेट अलग अलग खरीदे, तो अब 10 मेंबर वो काउंट होंगे। तो साफ साफ बोल दिया, हम कौन सी लिमिट पढ़ रहे हैं, सेकंड वाला रिस्ट्रिक्शन पढ़ रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन बोलता है 200 से ज्यादा आपके मेंबर नहीं होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, लेकिन 200 से ज्यादा हो सकता है अगर वो एम्प्लॉय है तो, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो। और उन्होंने साफ साफ बोल दिया जॉइंट शेयर होल्डर को एक ही मेंबर ट्रीट करना। 10 लोगों ने खरीदा है तो वो कानूनन एक माना जाएगा एज पर कंपनीज एक्ट। क्लैरिटी है। तीसरा रिस्ट्रिक्शन क्या लिखा है, प्रोहिबिट। दो वर्ड होते हैं जो कि अक्सर बार बार आपको दिखेंगे, एक होता है रिस्ट्रिक्शन, एक होता है प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन बोले तो कंडीशन, कोई काम करने से आपको मना नहीं किया जा रहा है, कुछ कंडीशंस है उसे फुलफिल करिए वो काम आप कर सकते हैं। प्रोहिबिशन बिल्कुल मना कर ही नहीं सकते। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का है, क्या शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, हाँ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ कंडीशन है भैया, पहले प्रीएम्प्टिव राइट्स है। लिमिट कितनी है, 200 की। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्शन, सॉरी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब टोटल मना। पब्लिक कंपनी के पास राइट है कि पब्लिक को इन्विटेशन देकर पैसे लेना, क्या ये प्राइवेट कंपनी को राइट है क्या, तो प्रोहिबिट है इन्विटेशन टू पब्लिक, सिक्योरिटी शेयर्स डिबेंचर। क्लैरिटी है। तो 3 टाइप के रिस्ट्रिक्शन, पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है, 200 की लिमिट। इसके अंदर हमने 2 बातें पढ़ी, एम्प्लॉय प्रेजेंट पास एक्सक्लूड, जॉइंट शेयर होल्डर को सिंगल रेट। और तीसरा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोहिबिशन है। वो प्रोहिबिशन क्या है, जनता को कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू मत करना, पैसे इन्विटेशन इनवाइट मत करना, इनविटेशन देके पैसे कभी भी मांगना नहीं। अगर आपको ये काम करना है तो अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लो, अगर आप चाहते हो ये करना, अदरवाइज आपके आर्टिकल में लिखा होगा, लिखा है मतलब आप प्राइवेट कंपनी हो। क्लैरिटी है। यही चीज बोरिंग तरीके से बस लिखिए, प्राइवेट कंपनी के कहाँ लिखा रहता है, आर्टिकल में। रिस्ट्रिक्शन क्या, ट्रांसफर शेयर, एक्सेप्ट क्या बोल दिया, 1% कंपनी। 1% कंपनी को छोड़कर बाकी सारी प्राइवेट कंपनी में लिमिट कितनी होगी, क्यों 1% कंपनी को छोड़ दिया, मिनिमम कितना होता है 1, मैक्सिमम कितना होता है 1 ही होता है। तो हम बस 1% कंपनी की बात नहीं कर रहे, बाकी सारी प्राइवेट कंपनी के पास कितने होंगे, 200। उन 200 में क्या बोल दिया, 2 और मोर पर्सन अगर जॉइंटली है तो उन्हें क्या ट्रीट किया जाएगा, सिंगल। इन्होंने कहा कोई भी पर्सन अगर एम्प्लॉयमेंट में है, पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है मतलब किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट। सीज कर लिया मतलब क्या है, छोड़ चुके हो यहाँ से, जा चुके हैं, तो उन्होंने क्या बोल दिया, नंबर ऑफ मेंबर में इंक्लूड नहीं होगा। प्रोहिबिशन है एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी। क्लैरिटी है, पक्का 1 2 3 याद रहेगा, सब घिसी पिटी बातें स्किप करेंगे। चलो क्या लिखा है, हेडिंग रीड करो बस। कोई भी कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है, नाम से पता चल जाता है। ये कौन सी कंपनी है बताओ, अब मैंने इसको हटा दिया, बताओ कौन सी बन गई। प्राइवेट लिमिटेड में लिखा रहता है हमेशा, जैसे कि इन्होंने भी लिखा है प्राइवेट लिमिटेड। अगर सिंगल लिमिटेड लिखा है दैट मींस वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्राइवेट कंपनी का, हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, उन्होंने साफ साफ बोला कि प्राइवेट लिमिटेड जो ये वर्ड होता है वो कंपनी के एंड में, जब भी आप देखते हो ना, दिस एंड दिन सन एंड कंपनी, फॉर एग्जाम्पल चोपड़ा एंड चोपड़ा सन्स, है ना, चोपड़ा एंड कंपनी, कंपनी वर्ड लिखा है ना, वो कंपनी है ही नहीं, वो पार्टनरशिप फर्म बना के बैठे, या कुछ भी नाम रखा है उन्होंने, पार्टनरशिप चाहे पार्टनरशिप फर्म हो भी ना, दुकानों में ऐसे लिखा रहता है ना कंपनी, है ना, कंसल्टेंसी कंपनी लिखा रहता है,
कोई कंपनी नहीं है, कंपनी वही है जिसके पीछे क्या लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड नहीं लिखा रहता, ओनली लिमिटेड। सिंगल लिमिटेड लिखा है तो पब्लिक, प्राइवेट लिमिटेड तो वो प्राइवेट है। और यही दो होती है कंपनी। जिसमें ऑलरेडी एसोसिएशन एंड कंपनी लिखा रहता है वो बिल्कुल नहीं है, वो फर्जी है, कुछ भी उन्होंने बना के रखा है। ठीक है, चलिए प्राइवेट कंपनी में होता क्या समझना। फॉर एग्जाम्पल छोटा मोटा बिजनेस करना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, प्राइवेट कंपनी बनाई है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम क्या क्लाइंट को सजेस्ट करो कितने मेंबर रखो, 2, और उन्हीं मेंबर को क्या बना दो, डायरेक्टर्स। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। तो साफ साफ बोल दिया जाता है भाई तुम ही मेंबर और तुम ही डायरेक्टर बन जाओ, क्योंकि वर्किंग अभी इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, घिसी पिटी बात है। क्या लिखा है प्राइवेट कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा है आप बताओगे मुझे। लिमिट ऑन मेंबर्स कितना है, मिनिमम कितने, 2, मैक्सिमम कितने, 200। मैक्सिमम में क्या क्या काउंट नहीं होता है, प्रेजेंट और पास एम्प्लॉय नहीं, और ज्वाइंट को सिंगल। सेम रिपीट 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 रिपीट। ठीक है, exemption is not claimed by the first being enrolled as a member include as a employee। क्या लिखा है, इन्होंने साफ साफ बोल दिया exemption cannot be claimed। पहले क्या बना था, बाद में एम्प्लॉय। मान लो रक्षिता दी आती है, पहले मेंबर बनती है। फॉर एग्जाम्पल चलो रॉकेट सर, मैं अभिषेक सर, पहले मैं अगर मेंबर बनती हूँ, बाद में सोचती हूँ चलो मैं अब आईटेक्स में काम भी करूँ, अब मैं एम्प्लॉय भी बन गई, तो मुझे काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। किसको काउंट नहीं किया जाता, पहले एम्प्लॉय बाद में मेंबर। केस स्टडीज फॉर्म में घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, तब एक्सप्लेन कर देना। एक्सप्लेनेशन में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है ना, लिमिट 200 होने चाहिए, लेकिन लिमिट 200 में हम काउंट नहीं करते प्रेजेंट पास एम्प्लॉय को। इसका मतलब ये है कि पहले एम्प्लॉय बने हो बाद में मेंबर। आपको प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन का रेफरेंस देना पड़ता है। क्लियर है, चलो क्वेश्चन पढ़ो। कैन नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर एक्सीड द लिमिट ऑफ 200, यस और नो। यस बोलो तो रीजन बताओ, नो बोलो तो रीजन बताओ, बताओ। वेरी गुड। तो क्या डिबेंचर 200 से ज्यादा हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि लिमिट डिबेंचर होल्डर में नहीं है, लिमिट किस में है, मेंबर्स में। ओनली द नंबर ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू 200। इश्यू डिबेंचर टू एनी नंबर ऑफ पर्सन। डिबेंचर होल्डर को लेकर लिमिट पड़ी क्या, कि मेंबर को लेकर पड़ी। मेंबर कौन होता है, जिसके पास क्या होता है, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर मेंबर नहीं होता है, ओनर नहीं होता है, याद रखना। जिसके पास इक्विटी शेयर है वो मेंबर है, वो ओनर है, वो भी ओनर शेयर का ही है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है। हम प्राइवेट कंपनी के ना कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक भैया 200 की लिमिट और उन्होंने उसकी डिटेलिंग बता दी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। शेयरहोल्डर इज नॉट लायबल पर्सनली, तो एसेट के लिए नहीं होगा, क्योंकि उसके जब खुद के एसेट्स नहीं है तो खुद की लायबिलिटी भी नहीं होगी। एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन पढ़े थे अभी हमने, बताओ पहला एक्सेप्शन क्या, नंबर ऑफ मेंबर कम हो जाते हैं, अनलिमिटेड कंपनी आ जाती है, फ्रॉड, प्रोस्पेक्टस में, क्रेडिटर के वाइंडिंग अप में, इन्वेस्टर डिपॉजिटर, या फिर रिपोर्ट में बोला गया इन लोगों ने लोचा कर रखा है। पढ़ा ना ये सब, इन्होंने कहा बार बार नहीं बताएंगे, एक ही बताएंगे। लिमिटेड लायबिलिटी, नंबर ऑफ मेंबर की प्राइवेट कंपनी की अगर रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं, 2 मेंबर, तो ये प्राइवेट कंपनी का एग्जाम्पल देंगे, 7 वाला नहीं देंगे, 2 वाला देंगे। इन्होंने बोल दिया बिजनेस कैरिड ऑन, क्या लिखा है, मोर देन 6 मंथ्स। क्या मतलब था इसका, पता है मेंबर्स को कि हम कम हो गए, तब भी वो 6 महीने से ज्यादा इसको बिजनेस कर रहे हैं, तो वो उन्होंने बोल दिया कि भैया सब साथ में सेवरली लायबल हो जाएंगे। एक ही होता है तो एक ही होगा इसमें तो फिलहाल। ठीक है, क्लैरिटी है, रिपीट है। नेक्स्ट लिखा है, जो एक कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो प्राइवेट कंपनी का भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ना। प्राइवेट कंपनी भी क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर आते जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे के सारे मेंबर की डेथ हो जाएगी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन 6 महीने के अंदर नए मेंबर आ जाने चाहिए। क्लैरिटी है। इंडेक्स ऑफ मेंबर क्या लिखा है, इंडेक्स ऑफ द नेम एंटर इनटू रिस्पेक्टिव ROM, फुल फॉर्म रजिस्टर ऑफ मेंबर। कंपनी के पास एक रजिस्टर्ड होता है, अब तो सारे काम ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन हाँ फिजिकली एक रजिस्टर मेंटेन होता था जिसमें सारे नंबर ऑफ मेंबर्स की नेम की लिस्ट होती थी। ठीक है, तो उन्होंने वही कहा, बस उसमें इंडेक्स होता है, मेंटेन किया जाता है। नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर कंपनी इज लेस देन 50। अगर कम मेंबर है तो रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है।
वो ऐसे ही आपको पता चल जाएंगे, एक सिंपल डॉक्यूमेंट में भी, एक पेपर में भी लिखा हो तो चलेगा, क्योंकि लंबी लिस्ट है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं अनलिमिटेड? 200। मतलब अगर 51, 52, 100, 200 अगर नंबर ऑफ मेंबर्स है तो आप फिर क्या करो, रजिस्टर मेंटेन। क्लियर है? हेडिंग बताओ क्या लिखा है? मिनिमम कितने होने चाहिए? 15। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर कर बढ़ा भी सकते हैं, इन्होंने बस मिनिमम बताया। पेड अप कितना है? अभी कोई नहीं दी है, लेकिन ये प्रिस्क्राइब्ड होती है, सीजी चाहे तो उसको डिसाइड कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है क्या? प्रोहिबिटेड होता है ना। प्रोस्पेक्टस इन द डिटेल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी क्या लिखा है? प्रोहिबिटेड है ना। क्या पब्लिक को इन्विटेशन दे सकते हैं क्या? तो नो इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि आपस के लोग पैसा लगा रहे हैं। हेडिंग क्या लिखा है? कब बिजनेस स्टार्ट करेगी? इन्होंने साफ साफ बोल दिया, डिक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय द डायरेक्टर विद इन द पीरियड ऑफ 180 डेज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आज मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इन्होंने क्या बोल दिया, यहां से 180 डेज के अंदर क्या दे दो, डिक्लेरेशन दे दो। किसको? रजिस्ट्रार। शॉर्टकट में रजिस्ट्रार लिखा है, मतलब क्या, आरओसी को। दैट एवरी सब्सक्राइबर ने क्या कर दिया है, पे कर दिया। अब समझना, हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, आप बिंग सीएस अपने क्लाइंट की एक कंपनी बनाते हो, ठीक है। शेयर होल्डर दो ही है, प्राइवेट कंपनी है ना, दो। आपने शेयर होल्डर से पूछा कितना कितना पैसा लगा रहे हो, कितने कितने शेयर्स ले रहे हो, तो मेमोरेंडम में लिखा होगा कि एक ने 1 लाख के शेयर्स लगाए और दूसरे ने 2 लाख के, तो टोटल कितने की हो गई, 3 लाख का कैपिटल हो गया। तो बस क्या डॉक्यूमेंट में लिखा होगा क्या? एक्चुअल में पैसा भी तो होना चाहिए, तो 3 लाख रुपए कंपनी का अकाउंट में आ जाने चाहिए। बस लिखा नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो डायरेक्टर कंपनी का डिक्लेयर करेगा कि जो दो मेंबर हैं 3 लाख रुपए हमारे पास क्या है, पे कर चुका है, वो दोनों के दोनों मेंबर। वापस रीड कर रही हूँ। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब होगा? इन्होंने कहा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगा, कंपनी हैज फाइल्ड द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफिस। दो काम होते हैं, एक कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ठीक है, कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, इसका डिक्लेरेशन रजिस्ट्रार को दे दिया जाएगा, यहाँ हमारा ऑफिस है, यहाँ हमारी बिल्डिंग है जहां हम वर्किंग करें, ये एक। दूसरा, 3 लाख रुपए पे कर चुका है कौन, मेंबर, वो दो मेंबर जिनका नाम मेमोरेंडम में लिखा है। इस चीज का डिक्लेरेशन कब देना है? जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी वहां से 180 डेज। अप्रॉक्स मंथ बताओ, 6 महीने। 6 महीने के अंदर के पैसे आ गए हैं, अब हम काम चालू कर रहे, तब आप काम चालू कर पाएंगे। बिना पैसे के क्या काम चालू करोगे? आप कह रहे हो काम चालू हो गया, पैसा का अकाउंट में पैसा नहीं दिख रहा, मतलब आपको प्रूफ देना पड़ता है अकाउंट में पैसा है। कैसे प्रूफ दोगे? स्टेटमेंट निकाल सकते हैं आराम से। कंपनी के नाम का एक आईटेक्स अकाउंट होगा, एक उसी का स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। ये सीएस आप ही लोग को काम करना है, ये नहीं बस डॉक्यूमेंट बना दिए, प्रैक्टिकली कुछ हो ही नहीं रहा है ना। ऑन रिकॉर्ड दिखा दिया, 1 करोड़ दे दिया, है कहाँ? अकाउंट में भी तो होने चाहिए। नाम क्या लिखा है? नाम के बाद एंड में, सॉरी, हमेशा एंड में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी के एंड में क्या लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड। अब मुझे बताओ क्या ये बातें समझ में आ रही है? पक्का पक्का? क्या क्या पढ़ा फटाफट ध्यान दो। क्या लिखा है? प्रिविलेजेस, क्या मतलब होता है इसका? बेनिफिट्स होते हैं, छूट होती है। प्राइवेट कंपनी को बहुत छूट होती है, देखना हेडिंग, हेडिंग से देखना। सबसे पहले हेडिंग क्या दे रखी है, किससे कंपेयर करोगे? पब्लिक कंपनी से। सारा का सारा कंपैरिजन किससे है? पब्लिक कंपनी। तो डिटेलिंग हम पब्लिक कंपनी में पढ़ेंगे। हम जब डिटेलिंग पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी में तो 10 डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, इसमें तो भैया 5 ही देने से काम चल जाता है। क्या लिखा है? कंपनी का आर्टिकल चेंज किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या बोल दिया, इसके जो प्रोविजन होंगे ऑब्वियसली ऑल्टर करना ज्यादा आसान है, क्योंकि पब्लिक कंपनी कंपनी बड़ी हो गई, ज्यादा डिटेल में वोटिंग करवानी पड़ेगी, इसमें कंपैरिजन वाइज कम है। हम पढ़ रहे क्या क्या छूट है प्राइवेट कंपनी को। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्राइवेट कंपनी शेयर किसको इशू करती है? आपस में ही कर रही है। पब्लिक कंपनी किसको इशू कर रही है? बाहर, पब्लिक। प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, ज्यादा कंप्लाइंसेस किसको करने पड़ेंगे? ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी। तो लेस कंप्लाइंसेस फॉर द इश्यू ऑफ शेयर, किसको? प्राइवेट कंपनी के केस में। नेक्स्ट क्या लिखा है? एक्चुअल में सेक्शन 91 अभी नहीं पढ़ाऊंगी, डिटेल में आने वाला है, तो यहाँ क्यों पढ़ाएं। इन्होंने क्या बोल दिया, जब हम मेंबर के रजिस्टर को क्लोज करते हैं, अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा कैरेक्टर 6 में, मेंबर का रजिस्टर तो बनाने की भी जरूरत नहीं है। कब?
50 से कम मेंबर है, मतलब कि कंप्लायंसेस नहीं है ना इतने, उनको तो क्या बोल दे पब्लिक कंपनी, क्या उनके 50 होंगे? ऑब्वियसली 200 से ज्यादा ही होंगे। प्राइवेट कंपनी में 200 होते हैं, पब्लिक कंपनी में तो ज्यादा हो गए, कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स ना। तो उन्होंने क्या बोल दिया उसमें, ऑब्वियसली उसकी क्लोजर की लिमिट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सेक्शन 91 अभी नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे। लेसर कंप्लायंसेस क्या लिखा है? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में कितने ज्यादा है, 3 है, ठीक है। चलो क्या लिखा है? विमेन डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक कंपनी में क्योंकि विमेन्स भी होती है, उनका भी इनपुट ज्यादा होता है, तो इसलिए उन्होंने सेपरेटली बोल दिया भैया विमेन डायरेक्टर भी आपको रखना पड़ेगा, एक लिमिट बोल दिया है। पब्लिक कंपनी अगर उस लिमिट को क्रॉस करती है, वेरी गुड, तो फिर आपको वो रखना पड़ेगा। इसकी डिटेलिंग में अभी नहीं जाऊंगी, डिटेलिंग लिखी है यहाँ इसलिए नहीं जा रही क्योंकि पब्लिक कंपनी में फिर से रिपीट है। पब्लिक कंपनी में क्या लिखा है? विमेन डायरेक्टर रखना है, लिमिट वहां भी बढ़ोगे। तो यहाँ पे बस ये देखते जाओ, जो जो पब्लिक कंपनी को करना है वो सब इसे डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं करने की जरूरत है तो पढ़ो भी नहीं। क्या लिखा है? अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक कंपनी में जरूरत होती है, ठीक है। डायरेक्टर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, कंपनी के अंदर काम करने वाले को हम डिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाहर से आकर अंदर के डायरेक्टर की वर्किंग चेक करता है, इंस्पेक्ट करता है, उसे इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो भैया प्राइवेट लोग आपस ही में कर रहे हैं, तो ये पब्लिक कंपनी में जरूरत होती है। क्या लिखा है? एक सेक्शन 164 में बताया नहीं है, उन्होंने कहा कि डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है, जो कि मेजरली किसमें एप्लीकेबल होती है? पब्लिक में। क्या लिखा है? अगर ऑफिस छूट गया है, डायरेक्टर उसमें नहीं है, तो पब्लिक कंपनी को भी अपॉइंट करना है और प्राइवेट को भी। ऑब्वियसली जल्दी फटाफट कहाँ वेकेशन कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से? प्राइवेट कंपनी में। एक्चुअली कंप्लाइंसेस कम है, कंप्लाइंसेस कम है, तो इसलिए इसका वेकेशन थोड़ा सा ज्यादा इजी है। क्या लिखा है? केएमपी कहाँ होते हैं, पब्लिक में कि प्राइवेट में? पब्लिक कंपनी में। ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन, समझना, रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? पैसा, सैलरी, सैलरी दे रहे। मैक्सिमम मैनेजर, कंपनी को मैनेज करने वाले जितने भी लोग होते हैं उन्हें रेम्यूनरेशन दिया जाता है। अब समझना होता है क्या है, कितना होता है? 11% और 5% अलग से था, 11%। वेरी गुड, डिटेल में आएगा। वेरी गुड, है ना, याद है तुम लोग को, बहुत अच्छी बात। लेकिन आगे डिटेल में आएगा, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या बोल दिया? ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन इनका अलग रहता है, वो वाला नहीं होता, ठीक है। क्या लिखा है? रिपोर्ट, पब्लिक कंपनी को थोड़ी सी ज्यादा रिपोर्टिंग देनी पड़ती है कंपैरिजन टू प्राइवेट। ऑडिट कमेटी किसको बनाने की जरूरत है? पब्लिक कंपनी को, इनको करने की जरूरत। ये पूरे अंदर पॉइंट में यही लिखा है, ये पब्लिक को लगेगा, प्राइवेट को नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्या लिखा है? विजिल मैकेनिज्म, विजिल ब्लोअर, वेरी गुड, किसको करने की जरूरत है? पब्लिक। इंटरनल ऑडिट, पब्लिक कंपनी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, पब्लिक कंपनी। इन शॉर्ट, वेरी गुड, उससे भी लिमिट है। सारी पब्लिक कंपनी को नहीं, लिस्टेड को तो करना पड़ता है, लेकिन बाकी एक लिमिट, उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो सारी पब्लिक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक्चुअल में जितने भी एग्जामिशन है आपको बस याद रखना, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना। करना क्या है और किसको करना है वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। क्लैरिटी है? तो प्राइवेट कंपनी को एक्चुअली में बहुत छूट होती है, तो आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो कि भाई प्राइवेट बना ले, बहुत छूट मिल जाएगी। क्लैरिटी है? यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर।